वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग 12th केमिस्ट्री का एक फुल सिलेबस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका भी पैटर्न सिमिलर प्रीवियस पेपर के जैसा ही है। इसमें भी आपको 4 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स या डेफिनेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन बी में टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। सेक्शन डी में टोटल 3 क्वेश्चन होगा और ईच क्वेश्चन में और होगा इंटरनल चॉइस होगा एंड ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे। तो अब हम लोग पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए का डिस्कशन करते हैं। सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है या वाइस वर्सा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी बनता है। तो वोल्टिक सेल गैल्वेनिक सेल है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। फोटोवोल्टिक सेल इज़ नॉट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यही आंसर होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं है। हमें यही पूछा है, डज नॉट बिलोंग्स टू। फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसीलिए इसे हम लोग गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी नहीं बोलेंगे, इट इज़ फोटोवोल्टिक सेल। तो इसका आंसर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण। मूवमेंट ऑफ आयंस के मूवमेंट के कारण करंट का फ्लो होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थर्ड है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Cu2+ आयन। बच्चे, जो कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, तो ऑर्गन तक तो सेम आएगा 18 तक। इसके बाद 3D10 4s1 होगा। वैसे 4s2 3D9 होना चाहिए, बट फुलफिल्ड सबसेल की जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए 3D10 4s1 होगा, हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के कारण। अब हमें Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना है, तो लास्ट ऑर्बिट से निकालेंगे। 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक 4s से निकलेगा, एक 3D से निकलेगा, तो 3D9 ऑर्गन 3D9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6। तो पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। 3 पोटासियम है तो +3, एक पोटासियम का +1 होता है, आयरन का X, साइनाइड का -1 होता है, 6 है तो -6 = 0। तो यहाँ से X = आ जाएगा +3 - 6 -3 हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो +3, X की वैल्यू +3 आ जाएगा। तो पहले केटाइन लिखेंगे, तो पोटासियम, देखो बच्चे ने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे पोटासियम। अब फिर लिगेंड लिखेंगे, 6 है तो हेक्सा, CN को साइनो या साइनिडो दोनों लिख सकते हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनायन है, इसीलिए AT सफिक्स लगेगा, फेरेट देन ऑक्सीडेशन स्टेट 3। नेक्स्ट है हमारा राइट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, आउट ऑफ सुक्रोज माल्टोज सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। एकदम सही बच्चे, ये ट्रू होगा इसका आंसर, क्योंकि सुक्रोज में जो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फ्रक्टोज का सेकंड कार्बन पे जो कीटोनिक ग्रुप है वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं, इसलिए ये टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेगा, इसे हम लोग नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो ये ट्रू होगा आंसर। नेक्स्ट इसका IUPAC नाम लिखना है, तो देखो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड जो है सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब ये हमारा एक हो गया सब्सटीट्यूएंट, एक सब्सटीट्यूएंट ये हो गया, दिस इज इथाइल, दिस इज एमिनो। अल्फ़ाबेटिकली लिखते हैं सब्सटीट्यूएंट को, पहले अल्फ़ाबेटिकली एमिनो आ रहा है, इसीलिए 3 एमिनो 2 इथाइल ब्यूटेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एल्डिहाइड के लिए सफिक्स अल लगाएंगे तो ब्यूटेनल। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl टू फॉर्म पेरा एमिनो एजोबेंजीन। एकदम ट्रू होगा ये। क्यों ट्रू होगा बच्चे, कपलिंग रिएक्शन, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है फिनॉल और एनिलीन दोनों के साथ कपलिंग रिएक्शन देता है, तो फिनॉल के साथ पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाता है, एनिलीन के साथ पेरा एमिनो एजोबेंजीन बनाएगा, तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन बाय K2Cr2O7। K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए ये अल्काइल को, बेंजीन के साथ जो अल्काइल है उसको COOH में कन्वर्ट कर देगा, तो बेंजीन के साथ COH आएगा तो बेंजोइक एसिड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
प्राइमरी अल्कोहल डिहाइड्रोजनेटेड, प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ हीट करें 573 केल्विन पे तो प्राइमरी अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड, तो ये भी ट्रू होगा। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में, एंड टर्सरी अल्कोहल जो है अल्कीन बनाता है। नेक्स्ट है डिफाइन एजियोट्रॉप्स। तो एजियोट्रॉप को डिफाइन करना है। एजियोट्रॉप क्या है? बाइनरी मिक्सचर हैविंग इक्वल कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होगी, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट अब हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या है? व्हाट इज सेकेंडरी सेल, गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले सेकेंडरी सेल क्या होता है? जिस सेल को हम लोग बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब जिसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो रिवर्सिबल होगा। ए सेल दैट कैन बी रिचार्ज आफ्टर यूज इज कॉल्ड सेकेंडरी सेल, या दो सेल इन विच रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स मेनी टाइम्स, जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन बार बार हो सकता है, या इन विच रिवर्सिबल रेडॉक्स रिएक्शन अकर्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल भी पूछा है, लेड स्टोरेज सेल, लिथियम आयन सेल, ये सारे जो है हमारे पास क्या होंगे? सेकेंडरी सेल, जो रिचार्जेबल सेल है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड एंड कैथोड इन ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में जो हम लोग एनोड लेते हैं, एनोड में जिंक, एनोड पे जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिंक ऑक्सीडाइज होकर Zn2+ बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। और कैथोड में सपोर्ट के लिए तो हम लोग कार्बन ग्रेफाइट लगाते हैं, लेकिन रिएक्शन किसके साथ होता है? मैग्नीज ऑक्साइड का। मैग्नीज ऑक्साइड +4 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो +4 से रिड्यूस होके +3 में आता है, तो MnO2 रिड्यूस होके MnOOH और NH3 बनाएगा। कुछ बुक में ना Mn2O3 भी लिख देता है, वो भी चलेगा, प्लस वाटर बनाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिफाइन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो होता है। देखो जो रेजिस्टेंस है R इक्वल्स टू क्या होगा? रो इंटू L/A, देयरफॉर रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? R इंटू A/L। इसी रो को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इट इज़ डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिटी। ए को 1 कर दें, एल को 1 कर दें, तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी भी बोलेंगे। तो इसका यूनिट क्या होगा? आर का यूनिट हो गया ओम, यहाँ पे लिख लेते हैं, आर का यूनिट हो गया ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कटे बचेगा, ओम सेंटीमीटर। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस को भी सेम लैंग्वेज में अगर डिफाइन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक ही चीज़ है, के 1/ρ होता है, तो 1/r इंटू L/A। जब 1/r को हम लोग बोलते हैं G, L/A को बोलते हैं सेल कांस्टेंट G*। तो कंडक्टेंस जब लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? लेंथ मतलब इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों जब 1 हो जाए उस टाइम पे जो कंडक्टेंस आएगा दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो इट इज़ डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन इट्स लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, लेंथ से अच्छा वर्ड यहाँ पे आता, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज यूनिटी। इसका यूनिट होगा ओम इनवर्स, जिसे साइमन बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अच्छा इसी का है, व्हाट इज गैल्वेनिक सेल, गिव सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेनियल सेल। तो पहले गैल्वेनिक सेल को डिफाइन करना है। ए सेल दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ ए स्पॉन्टेनियस दैट converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy is called galvanic cell। तो डेनियल सेल में हम लोग जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो जिंक एनोड होता है, ये Zn2+, कंसनट्रेशन यहाँ लिखेंगे, कॉपर का कैथोड होता है और कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट Cu2+, बीच में सॉल्ट ब्रिज 2 वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज फ्यूल सेल, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ओवर ऑर्डिनरी सेल। तो फ्यूल सेल क्या है? ए सेल दैट कन्वर्ट्स द एनर्जी ऑफ कंबसन ऑफ फ्यूल इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फ्यूल सेल। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल का एडवांटेज, इट डज नॉट पोल्यूट इन्वायरमेंट और इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, 70% के अप्रॉक्स आती है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलेलिटी। मोलेलिटी पूछा है, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड दिया CH3COH इन 75 ग्राम बेंजीन। तो मास ऑफ एसिटिक एसिड जो सॉल्यूटेड कितना दिया है? 2.5 ग्राम। तो यहाँ से इसका मोल निकाल लेते हैं, मास अपॉन मोलर मास, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 हो गया, तो 2.5/60 मोल आ जाएगा।
अब मास ऑफ बेंजीन 75 ग्राम है तो किलोग्राम में 75/1000। मोलिलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो मोल आया 2.5/60, इसको डिवाइड कर दो 75/1000 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1000/75 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 0.555 मोल पर केजी आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन? नो, क्योंकि दोनों का वेंट ऑफ फैक्टर सेम नहीं है। नो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट बी सेम फॉर 0.1 मोलर NaCl एंड 0.1 मोलर सुक्रोज। फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB IKB/m होता है। I जो है वेंट ऑफ फैक्टर है, NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 आएगा क्योंकि Na+Cl- में टूटता है, और सुक्रोज का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है। तो डेल्टा TB NaCl के लिए 2 × Kb/m, डेल्टा TB का 1 × Kb/m, तो m दोनों के लिए सेम है, Kb दोनों का सेम है, तो ये क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। NaCl का एलिवेशन जो है ज़्यादा होगा सुक्रोज से, दोनों इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का इन्होंने गलत कैलकुलेशन किया है, मैं अलग से सॉल्व करके बता देता हूँ। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, न्यूमेरिकल है, मैं सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 है 60% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट। तो 60% कंप्लीट हो रहा है 60 मिनट में, देन व्हाट इज इट्स हाफ व्हेन वाज इट्स हाफ कंप्लीटेड, मतलब हाफ लाइफ टाइम पूछा गया है। तो मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं इसकी x है, ठीक है। तो टाइम कितना है, इसमें कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है, टाइम इस पर दिया है 60 मिनट में, तो कंसंट्रेशन इसका कितना बच जाता है, 60% कंप्लीट हो गया तो 40% बचेगा, 40% ऑफ x, तो कितना हो गया 40/100 × x, तो इसको लिख सकते हो 0 0 कैंसिल कर दो, 4/10x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से रेट कांस्टेंट, क्योंकि टी हाफ निकालने के लिए 0.693/k चाहिए, तो हमें k निकालना है। तो k का फॉर्मूला होता है 2.303 टाइम 60 है log बेस 10 A0/A, A0 x माना है, a कितना हो गया, इसी को a बोल दो, 4/10x, तो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो 2.303/60 इंटू लॉग बेस 10, ये आ जाएगा 10/4, 10 ऊपर चला जाएगा, तो 2.303/60 इंटू log 10 माइनस log 4, log m/n log m माइनस log n, ठीक है, log 4, तो ये आ गया 2.303/60 इंटू log 10 1 हो गया, log 4 हो गया log 2 का डबल, दैट इज़ 0.6020। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.303/60 इंटू 0, 10 में से 2 गया 8, 9, 0.398 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ क्या होता है 0.693/k, के की वैल्यू पुट किया कर दो यहाँ से, 2.303 इंटू 0.398, और 60 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, इतना मिनट आएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके ये आ रहा है 45.36, तो सॉल्व करोगे तो ये आ गया 45.36 मिनट, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें लिखना है राइट द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो सेम प्रोसेस से हम लोग इसका भी IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC नेम सबसे पहले कैटायन का लिखते हैं, तो कैटायन हमारे पास लिथियम है, लिथियम, अब एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम है और हाइड्राइड है। तो पहले इसका सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, लिथियम का +1 x - 4 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू +3 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा, लिथियम कैटायन है, 4 हाइड्राइड है तो टेट्राहाइड्रिडो एल्यूमिनेट, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव है, 3rd। अब इसमें ऑक्सीडेशन निकालो, निकल का x, कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 होता है तो x की वैल्यू 0, इसमें कोई कैटायन नहीं है, एक ही स्फेयर है, तो टेट्रा कार्बोनाइल, CO को कार्बोनाइल बोलते हैं, निकल 0। अब नेक्स्ट सेक्शन C हम लोग देखते हैं। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड बताना है। जस्टिफाई द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाएगा। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ
दैट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। अब निकालेंगे कैसे, जैसे रेट कांस्टेंट का फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, के इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए नॉट इनिशियल ए फाइनल। तो जब टी टाइम टी हाफ लिखेंगे तो ए क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा, तो के 2.303 बाई टी हाफ लॉग बेस 10 ए अपॉन ए नॉट अपॉन ए की वैल्यू ए नॉट बाई 2 कर दो, तो ए नॉट कैंसिल, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इस के को इधर करो, टी हाफ को इधर करो, टी हाफ हो जाएगा 2.303 बाई के लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 मल्टीप्लाई करके 0.693 बाई के आ रहा है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, टी हाफ में 0.693 कांस्टेंट है और के भी रेट कांस्टेंट है, मतलब ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। Hence the half life period of a first order reaction is independent of the initial concentration of reactant, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम इनिशियल के एक्सप्रेशन में कोई भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंस व्हेन पोटासियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विथ एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट एंड एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ KI। तो पोटासियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देगा और KI को I2 में। तो इसको कैसे लर्न करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। तो देखो, फेरस सल्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फेरिक सल्फेट, कैसे लर्न करते हैं ये हमने बता दिया है। एंड पोटासियम आयोडाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा आयोडीन में, ये कैसे होगा ये भी हमने बता दिया कैसे लर्न करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइट कंपेरिजन बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कंपैरिजन में सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस दोनों आएगा। तो पहले सिमिलरिटीज़, दोनों लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड दोनों का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 होता है। बोथ आर रिएक्टिव इन नेचर, दोनों कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करता है, इसमें से मैक्सिमम जो है पैरामैग्नेटिक होते हैं। डिफरेंस क्या है, मोस्ट ऑफ द लेंथेनाइड्स आर कलर्ड वाइल एक्टिनाइड्स जो है कलरलेस, सॉरी लेंथेनाइड कलरलेस होता है और एक्टिनाइड कलर्ड होता है। लेंथेनाइड्स डोंट फॉर्म ऑक्सोकेटाइंस वाइल एक्टिनाइड्स ऑक्सोकेटाइंस का फॉर्मेशन करेगा। फ्यू ऑफ लेंथेनाइड्स आर रेडियो एक्टिव वाइल मोस्ट ऑफ द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें बोला गया है व्हाई डज ए ट्रांजिशन सीरीज कंटेन 10 एलिमेंट्स, राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn2+। तो बच्चे जो ट्रांजिशन सीरीज है या डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल्स का मतलब है इसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो पॉसिबिलिटी क्या है, डी में 1, डी में 2, डी में मैक्सिमम 10 जा सकते हैं, मतलब 10 पॉसिबिलिटी है। इसीलिए ट्रांजिशन सीरीज में या डी ब्लॉक में ईच सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो बच्चे ने लिखा भी है, इन द एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजिशन सीरीज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल एज देयर आर 5 डी ऑर्बिटल्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वाई देयर आर 10 एलिमेंट्स इन ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, अब देखो 3D सीरीज लिया, 4s2 3d1, 4s2 3d2, 4s2 3d3। क्रोमियम एक्सेप्शनल होता है इसलिए 4s1 3d5। नेक्स्ट हो जाएगा 4s2 3d5, फिर 4s2 3d6, 4s2 3d7, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया इन्होंने, 4s2 3d8, 4s2 3d9 नहीं होगा, 4s1 3d10, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबसेल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अब मैग्नीज का यहाँ पे भी 5 आएगा। मैग्नीज का हमें 2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, Mn2+ आयन। तो मैग्नीज का जो कन्फिग्रेशन है यहाँ से देख सकते हैं 4s2 3d5 है। अब इसको अगर अरेंज करके लिखोगे तो मैग्नीज का क्या आ जाएगा बच्चे, ऑर्गन तक तो ठीक आएगा, अरेंज कर दे तो 3d5 4s2। अब मैग्नीज 2+ आयन है तो लास्ट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s0 हो जाएगा, ऑर्गन 3d5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव द केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड तीसरा है एसिटिक एसिड। तो पहला इथेनॉल का रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करें 440 या 443 केल्विन पे, तो डिहाइड्रेशन के बाद अल्कीन बनाएगा इथीन। इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ किसी भी वीकली एसिडिक सब्सटेंस का भी रिएक्शन करें तो वो अल्केन बनाता है। तो इथेनॉल भी वीकली एसिडिक सब्सटेंस है तो ये इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन ले लेगा CH3 और इथेन बना लेगा, और Mg के साथ एक Br है, एक OC2H5 आ जाएगा। ठीक है,
थर्ड हमें इथेनॉल का रिएक्शन एसिटिक एसिड से करना है, तो दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये एस्टर का फॉर्मेशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है अब हमारा, व्हाट इज डायजोटाइजेशन, डिस्कस इट्स मैकेनिज्म। डायजोटाइजेशन क्या होता है? एनिलीन का रिएक्शन जब हम लोग NaNO2HCl या HNO2HCl से करें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनिलीन इनटू डाइजोनियम सॉल्ट इज कॉल्ड डायजोटाइजेशन। एनिलीन है NaNO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, N2 प्लस और Cl माइनस आ जाएगा, यहाँ पे N2 प्लस लिखेंगे और Cl माइनस लिखेंगे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलेंगे डायजोटाइजेशन। इसका मैकेनिज्म देखो, जो HNO2 है उसका हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, HNO2 का ये स्ट्रक्चर है HNO2 का। अब ये जो OH है इसका लोन पेयर जो HCl के H प्लस पे अटैक करेगा, तो H प्लस OH माइनस के साथ वाटर बना के बाहर हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो गया। अब OH माइनस निकल रहा है इसलिए N पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, NO प्लस। अब NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन पे अटैक करेगा, एनिलीन में नाइट्रोजन के पास डोनेटेबल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो N के साथ NO आ गया। अब क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट H प्लस पे ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन है पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ से H प्लस को एलिमिनेट करेगा, H प्लस एलिमिनेट हो गया, यहाँ से H प्लस एलिमिनेट होने के बाद ये बनेगा। अब नेक्स्ट जो H प्लस आएगा, ये H प्लस OH माइनस इस H प्लस के साथ वाटर बन के बाहर होगा। अब इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसको न्यूट्रलाइज करने के लोन पेयर इधर शिफ्ट होगा और डायजोटाइजेशन हो जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो द एमिनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नॉन एज एसेंशियल एमिनो एसिड। जैसे वेलाइन है, इसको याद रखने के लिए हमने बताया था VIP हॉल में TT। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड जिसे हमें डाइट के थ्रू लेना नहीं होता है, जो अपने आप बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता है, एग्जाम्पल के लिए ग्लाइसिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी थ्योरेटिकल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। देखो फाइब्रस ग्लोबुलर, दे आर फॉर्म्ड व्हेन पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर पैरेलल, they are formed when polypeptide chains coiled around to get a spherical shape, ये spherical होता है। these are insoluble in water, these are soluble in water। common examples जैसे केराटिन हो गया, इसका common examples जैसे कि एल्बुमिन्स हो गया। it is linear structure of protein, it is spherical structure of protein, ठीक है। तो ये हमारे जो है क्या हो गए, इसके डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्सप्लेन हॉफमैन अमोनोलाइसिस एंड गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस में जब हम लोग हेलो अल्केन का रिएक्शन अमोनिया से करें अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, फिर प्राइमरी अमाइन हेलो अल्केन से रिएक्शन करके सेकेंडरी बनाएगा, सेकेंडरी अमाइन फिर से रिएक्शन करके टर्सरी अमाइन बनाएगा, टर्सरी अमाइन हेलो अल्केन के साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। मतलब अगर हेलो अल्केन एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, एंड जब अमोनिया एक्सेस में होगा तो मेजर प्रोडक्ट इज प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है बच्चे ने। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन में थैलिमाइड का रिएक्शन बेस के साथ करते हैं, KOH के साथ, अल्कोहलिक एक्वस दोनों ले सकते हैं। तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, OH जो है इस H प्लस और OH के साथ वाटर का फॉर्मेशन करेगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अब जो ये सॉल्ट बना इसमें N पे माइनस चार्ज है, तो न्यूक्लियोफाइल हो गया हेलो अल्केन, N माइनस जो है R पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये X बाहर हो जाएगा, X माइनस और K प्लस, KX बन के यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा और ये NR बन गया। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो जब इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो N के साथ H, C के साथ OH, ठीक है। अब बेसिक मीडियम है तो OH जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लेगा और ये प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन से हमेशा प्राइमरी अमाइन का ही फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अब सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, ठीक है। तो सेक्शन डी में हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सो ग्राफिकली द बिहेवियर ऑफ सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो पहले नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन बताना है। द सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एग्जाम्पल बता दिया, ठीक है। अब इसकी कंडीशंस बता दिया, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा
ठीक है। तो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब जो प्रेशर है वो PA0X से PA0X के इक्वल नहीं होगा, PB जो है PB0XB के इक्वल नहीं होगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। यहाँ पे ये कंडीशन भी बता देने थे, ठीक है, कंडीशन बताना था, वैसे नहीं बताया क्योंकि आगे वाले पार्ट भी है, लेकिन कंडीशंस बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एक बार बताया भी था नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के दो पार्ट है, एक है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन जिसमें प्रेशर जो है रॉल्स लॉ से जो आएगा प्रेशर उससे ज़्यादा होगा, और जो इंथैल्पी चेंज है वो ग्रेटर देन जीरो, और वॉल्यूम का चेंज भी ग्रेटर देन जीरो होगा। फिर ग्राफ प्लॉट करना है। दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में जो प्रेशर रॉल्स लॉ से आएगा उससे लेस देन होगा, ठीक है, PA0X से लेस देन होगा, और जो PA है ये भी लेस देन होगा, PB भी जो है लेस देन होगा, तब ना जो टोटल प्रेशर है इससे लेस देन होगा। डेल्टा H लेस देन जीरो और डेल्टा V भी लेस देन जीरो होगा। क्लियर है। अब ये जो ग्राफ है इस तरह से हम लोग बना देंगे। इसका रीज़न क्या है, जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो जो सॉल्यूट का अट्रैक्शन है, सॉल्वेंट का अट्रैक्शन है, वो सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्वेंट का अट्रैक्शन डिक्रीज कर जाएगा, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, डेल्टा भी ज़्यादा होगा। एंड नेगेटिव डेविएशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्वेंट का वो ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका ऑप्शन वाला बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग, एबनॉर्मल वाला। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट किया इन्होंने, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रोमो इथेन हाउ विल यू गेट इथेनामाइन। तो फिर से ये अमोनिया के साथ रिएक्शन कर दिया, हॉफमैन अमोनोलाइसिस, एंड अमोनिया शुड बी इन एक्सेस, देन मेजर प्रोडक्ट इज प्राइमरी एमाइन। दूसरा इथीन बनाना है तो इथाइल ब्रोमाइड में एल्कोहलिक की OH डालो, इथीन बन जाएगा। तीसरा हमें क्लोरोइथेन बनाना है, तो इथाइल ब्रोमाइड से क्लोरोइथेन बनाने के लिए इसने क्या किया, पहले एल्कोहलिक की OH डाला, इथीन बन गया। अब इसमें डायरेक्ट HCl भी ऐड करते तो क्लोरोइथेन बन जाता, ठीक है। इन्होंने क्या किया, डायरेक्ट इसमें सेकंड स्टेप में ही बन जाता, इन्होंने 3 स्टेप में बनाया। अब इसका हाइड्रोजनेशन कर दिया, हाइड्रोजनेशन से इथेन बना, और इथेन का क्लोरीनेशन कर दिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। इतने 3 स्टेप के बदले 2 स्टेप में भी बना सकते थे, यहाँ पे HCl ऐड कर सकते थे, CH2 प्लस HCl, और हीट कर देते तो ये बन जाता CH3CH2Cl। तो इस तरह से भी हम लोग इसे बना सकते थे। नेक्स्ट हमें ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन ऊर्जा रिएक्शन कर दो, इथाइल ब्रोमाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ब्यूटेन बना लेगा। इथॉक्सी इथेन इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ कर दो तो इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड। उसके बाद हाउ डज एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विथ अमोनिकल AgNO3 एंड HCN, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन हमें करना है सबसे पहले किससे, एसिटल्डिहाइड बनाना है इथेनॉल से। तो इथेनॉल का ऑक्सीडेशन भी कर सकते थे हम लोग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या डिहाइड्रोजनेशन कर सकते हैं कॉपर पाउडर के साथ 573 केल्विन पे हीट करेंगे। इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल, इट गिव्स एसिटल्डिहाइड। और जो एसिटिक एसिड है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, इथेनॉल बन जाएगा। इसमें PCC डाल के एसिटल्डिहाइड, या कॉपर के साथ हीट भी कर देते थे तो एसिटल्डिहाइड बन जाता। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है टॉलेंस रिएजेंट, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाएगा और सिल्वर जो है प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसके साथ बाय प्रोडक्ट में अमोनिया और वाटर बनता है। HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा एसिडिक मीडियम में और साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन करेगा। तो हमने ये सारे पेपर डिस्कस कर लिए। अब इसके ऑप्शन वाले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला ऑप्शन वाला क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास सो दैट रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सबसे पहले एबनॉर्मल इन मॉलिक्यूलर मास हमें बताना है क्या होता है, उसके बाद रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये एक्सप्लेन करना है। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ये हमने नोट्स का ही पिक्चर शेयर किया है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। व्हेन ए सॉल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट, जैसे ये बेंजीन में एसोसिएट हो रहा है, ये भी एसोसिएट हो रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर जाएगा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएगा तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो जाएगा।
तो जब ये चेंज होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाएगा। देयरफॉर इन सच केस एबनॉर्मल रिजल्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ऑब्टेन्ड, दिस इज नॉन एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन्ड बाय इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, आपको सिर्फ यही व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन, अगर ये आ जाता तो ये तो लिखेंगे ही, जैसे इस क्वेश्चन में इतना लिखा, इसके बाद इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन अगर इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आता, ये नहीं आता, फिर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के थ्रू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताते और वेन हॉफ फैक्टर बताते, अगर सिर्फ इतना आता। लेकिन इसमें इसके आगे भी आया है रिलेटिव लोडिंग एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसे भी एक्सप्लेन करना है, इसीलिए इसमें ये सारे हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें बस यहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसके लिए भी हमने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। तो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर पहले एक्सप्लेन करना है। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, अगर उसमें हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करें तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। इन सॉल्यूशन इज़ लेस देन प्योर सॉल्वेंट, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट से कम होगा। रॉल्स एस्टेब्लिश दैट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ देयर आइडेंटिटी। द इक्वेशन जो हमने पढ़ा है, पी क्या होगा, पी ए नॉट एक्स ए इंटू एक्स ए, तो ए को इन्होंने 1 लिखा है तो P1 नॉट x1, ठीक है। तो डेल्टा पी P1 नॉट माइनस P1, तो P1 नॉट माइनस P1 का वैल्यू पुट कर दो, P1 नॉट x1, तो P1 कॉमन ले लिया 1 माइनस x1, और 1 माइनस x1 को ही क्या लिखेंगे हम लोग x2, तो डेल्टा पी क्या आ गया x2 इंटू P1 नॉट। तो डेल्टा पी क्या होता है बच्चे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है P1 नॉट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है डेल्टा पी बाई P1 नॉट ओनली x2 पे डिपेंड कर रहा है, मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, उसके प्रेशर पे या उसके नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा। इस तरह से हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। कन्वर्जन है, मैं करके बता देता हूँ। थर्ड पार्ट था, सेकंड पार्ट बच गया, कर लेते हैं वो भी। थर्ड का फर्स्ट है इथाइल बेंजीन को बेंजोइक एसिड में। तो इथाइल बेंजीन है बच्चे, बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल लगा हो, अगर अल्काइल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो KMnO4। अगर एसिडिक मीडियम में डालें तो हाइड्रोलाइसिस की भी ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और जो कार्बन बचता है वो CO2 बना के बाहर हो जाता है। सेकेंड है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन भी कीटोन है, तो इसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, COCH3 है, इसमें भी अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे तो एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कोई कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो सेकेंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलाइसिस भी करनी पड़ेगी, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है। तीसरा है हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो इसमें डिफरेंट स्टेप लगेगा, हमें ब्रोमोबेंजीन को पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ब्रोमोबेंजीन को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैग्नीशियम के साथ हीट कर देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बेंजीन के साथ आ जाएगा MgBr। अब इसमें CO2 डाल देंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, CO2 क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O बच जाएगा, एक O के साथ आ जाएगा MgBr और C के साथ आ जाएगा हमारा बेंजीन रिंग, ठीक है। अब इसकी हाइड्रोलाइसिस कर दो, H2OH+, तो O के साथ H आ जाएगा और Mg के साथ OH आ जाएगा, तो जब O के साथ H आएगा तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड, और Mg के साथ एक Br है और दूसरा OH आ जाएगा, ठीक है। अब इसी का B पार्ट है थर्ड का ही, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजिशन। तो इसमें थ्योरी लिखोगे, इन बेंजोइक एसिड जो COOH ग्रुप है, इन बेंजोइक एसिड कार्बोक्सी ग्रुप COOH ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग। जो COOH है दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, बिकॉज इट इज -M ग्रुप। COOH क्या है, -M ग्रुप है, इसीलिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों है, क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CO माइनस OH, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इधर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऑर्थो और पैरा पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, C है, O पे डबल बॉन्ड CO पे निगेटिव चार्ज है OH। अब जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो दूसरे वाले ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चल रहा है, जो बेंजोइक एसिड है उसमें ऑर्थो और पैरा पे क्या जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल है ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं जाएगा, ये हमेशा कहाँ पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, क्लोरो एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चे, CH2, यहाँ पे Cl आ जाएगा, COOH, और एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। इसमें -I ग्रुप है। -I ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। इसीलिए क्लोरो एसिटिक एसिड का जो एसिडिक नेचर है वो एसिटिक एसिड से ज़्यादा होगा।